सबसे पहले तो मैं परिपाटी के अनुसार बधाई देना चाहूंगा उन सभी को जिनको आज यहाँ पुरस्कृत किया गया है। इस वर्ष का जो रिजल्ट आया वह अपने आप में एक यश देने वाली है। 100% परिणाम आना और 80% आना विद्यार्थियों की यह बताता है कि न केवल विद्यार्थी पढ़ाई का माहौल अच्छा है, न केवल सारे शिक्षक परिश्रमशील हैं, बल्कि आप विद्यार्थी जिनको आज यहाँ पुरस्कार मिला है और जो नहीं यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, और सभी वे विद्यार्थी जो 10वीं में थे इस वर्ष बधाई के पात्र हैं, उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनाते हुए कठिन परिश्रम किया। जिनको पुरस्कार नहीं मिला है, मैं एक दो से ये भी कहता जा रहा था कि इतनी मेहनत करो कि अगले वर्ष आपको प्रथम पुरस्कार मिले। मैं विद्यालय की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर आप सबके सब फर्स्ट रैंक यानी हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए तो सभी को हम यहाँ सम्मानित और गौरवान्वित करेंगे। और एक चीज और है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो बात करूंगा बहुत काम की बात होगी। उनमें से एक भी सूत्र आपने पकड़ लिया तो विद्यार्थी जीवन ही नहीं, आपका पूरा जीवन सफल होगा। देखो, अक्सर हम ये कहते हैं कि सफलता परिश्रम से आती है। नहीं, केवल परिश्रम से नहीं आती। सफलता एक तरह से घर की रसोई में बनने वाली किसी भी सब्जी की रेसिपी की तरह बहुत ज्यादा चीजों को साथ लेकर चलती है। लड़कियां बड़ी हैं, सभी 10th की हैं, उनकी माएँ भी यहाँ पर हैं कुछ। जब वो रसोई में कोई खाना पकाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो उसमें सारे तरह के मसाले पड़ते हैं, लेकिन उनका एक अनुपात होता है ना। आप मुट्ठी भर नमक नहीं खा सकते, चुटकी भर नमक खा सकते हैं। हर चीज का एक अनुपात होता है। गैस और चूल्हा कितना तेज जलाना है, यह भी एक अनुपात होता है। पानी कितना डाला जाएगा, यह भी एक अनुपात होता है ना। तो जितनी सबसे अच्छी रेसिपी का मंत्र सब्जी को अच्छी बनाने में काम आता है, वही सफलता के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं। मैं बहुत सारांश में वो सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ गुरु और शिष्यों में, जो आपके काम की है, तो इसी चीज से जुड़ी हुई है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक पुराने जमाने में आपको सबको मालूम है कि गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु और शिष्य परंपरा हुआ करती थी। शिष्य जो है वहाँ 2, 4, 6 साल के लिए जितने साल की पढ़ाई होती थी उतने साल आश्रम में रहा करते थे, वहां से पढ़कर निकलते थे। अंतिम दिन उनकी विदाई हुआ करती थी। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपको अंतिम पाठ उस दिन पढ़ाऊंगा जिस दिन आप इस विद्यालय से निकलकर जाएंगे, इस आश्रम से निकलकर जाएंगे। सारे विद्यार्थी सोच रहे थे कि गुरुजी कोई मंत्र देंगे, कुछ देंगे। गुरुजी ने कहा कि आज आपका कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं। ऐसा करो, एक झोली बनाओ, घर जाओ और बड़े बड़े अच्छे से आलू, 8-10 आलू लेकर उस झोली में भर लो और कंधे पर लटका लो। ध्यान रहे, झोली कंधे से उतरनी नहीं चाहिए। विद्यार्थी थे, गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने किया ही था इतने वर्षों। घर गए, अच्छे अच्छे आलू 8-10 लेकर एक झोली बनाई, उसमें भर दिए और कंधे पर लटकाकर वो सारे काम करने लगे। गुरुजी ने कहा था कि 8-10 दिन बाद आ जाना, लेकिन वो विद्यार्थी 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन अपने आप आने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी ठहरो, 10 दिन बाद और आना। लेकिन अब उन शिष्यों को अपनी उस झोली में से बदबू आने लगी, सड़ांध की, आलू सड़ने लगा। गृहिणी अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम बंद
किसी डिब्बे में आलू रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद सड़ने लगता है और बड़ी दुर्गंध आती है। 4-6 दिन के बाद उन्होंने सारे शिष्यों को आने के लिए कहा। सब के सब शिष्य नाक बंद करके गुरुजी के सामने बैठ गए। कैसा लगा? गुरुजी ने पूछा। सारे विद्यार्थी बोलने लगे, गुरुजी ये कौन सी शिक्षा? आप तो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, ये कैसी शिक्षा आप चलते समय हमको दे रहे हैं? बड़ी बदबू आ रही है, पहले तो इसको उतरवाइए हमसे। बोले अच्छा ठीक है, एक बात बताओ कि केवल आलू 8-10 दिन कंधे पर रखना तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, तुम उससे परेशान हो गए उसकी बदबू से। एक बात बताओ, पूरे जीवन आदमी कितनी बुराइयों का बोझा अपने कंधों पर लाद कर चलता है। घृणा, द्वेष, वैमनस्यता, दुश्मनी, झूठ, छल, कपट और न जाने कौन कौन सी बुराइयां अपने कंधे पर लाद कर चलता है, उनसे नहीं उठता था। आप इन आलुओं से उठता गए। तो बच्चे, गुरुजी ने कहा, बच्चों सीख ये है कि अगर जीवन में संगीतमय अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो जो सड़े हुए आलू तुमने अपने कंधों पर अपने दिमाग में रखे हुए हैं, सारी बुराइयां, छल, कपट, झूठ, फरेब, दुश्मनी, वैमनस्यता, घृणा, किसी से जलन, द्वेष, इन सबको उतार फेंको और फिर देखो जीवन कितना संगीतमय हो जाता है। मैं भी यहाँ देख रहा था कि जब पुरस्कार दिए जा रहे थे तो आप कम तालियां बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही ढोल और मजीरे की धुन बजने लगी तो आपकी तालियों में जोर आ गया। माने संगीत के साथ आप भी मजा ले रहे थे। अपने जीवन को अगर संगीत में बनाना है तो आपको भी उन सड़े हुए आलुओं की तरह अपने अंदर से वैमनस्यता, दुश्मनी, किसी से तुलना करना, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं। मैं 4 C's की बात करूंगा। C² C³ को आपने पढ़ा होगा, लेकिन C पर 4। अगर मैं बात करूं, पहला है अच्छी बातें जो है C से जुड़ी हुई, वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, माने संपूर्णता। कॉम्प्रिहेंशन माने संपूर्णता, किसी भी चीज को टुकड़ों में मत जानो। हम अक्सर क्या करते हैं, जितना काम होता है उतना ही उस चीज को जानते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं, है ना? अगर कोई खिड़की से जा रहा है, किसी बाप ने अपने पिता की ओर ऐसा आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, आपको केवल हाथ और बच्चे का सिर दिखाई दे रहा है, आप सोचेंगे पिता अपने बेटे को मार रहा था, आपने संपूर्ण चित्र नहीं देखा, धारणा बना ली। तो जो करो संपूर्ण करो। एक है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जानने की उत्सुकता। बहुत कुछ हम क्या समझते हैं, संतोष कर लेते हैं। संतोष भोजन से हो सकता है उस पल के लिए, फिर भी भूख तुरंत लगाती है 2-4 घंटे के बाद। संतोष ऐसी चीज है जो क्षणिक होती है, उस समय संतोष हो जाएगा आपको, लेकिन जीवन में अच्छाइयों के लिए संतोष नहीं होना चाहिए। जानने की इच्छा आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंस, विश्वास, और वो भी आत्मविश्वास। आप अपने दर्पण को देखिए और अपनी आंखों से मिलाइए। आप अपने आप से बात करिए कि मैं कितना अच्छा हूं। अंदर से आवाज आएगी, बच्चा तू आलसी है, बच्चा तू होमवर्क पूरा नहीं करता है, बच्चा तू ये करता है, बच्चा तू वो करता है। अपने आप को जवाब देना सीखिए। दूसरों के प्रति जवाबदेह बनते हैं हम दूसरों के प्रति बहुत जवाबदेह बनते हैं। हम अपने प्रति कितने जवाबदेह हैं? और जो व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे लेता है, अपनी कमजोरियों को अपने आप ढांक लेता है, तलाश कर लेता है, उसको दूसरे इशारा करें, दूसरे उंगली उठाएं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप संपूर्णता में चले जाएंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, परसिस्टेंस, माने जो करो वो निरंतरता होनी चाहिए। कठिन परिश्रम केवल परीक्षा के दिनों में नहीं किया जाता। आप एक बात देखिए ना,
जो केवल परीक्षा के दिनों में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो पास हो जाते हैं, 40 का 45% ले आएंगे चलेगा और वो उतने से संतोष कर लेते हैं। लेकिन जो निरंतर पढ़ाई करते हैं, निरंतर जीवन में परिश्रम करते हैं, निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, बिना रुके, कितनी भी रुकावटें आए परिश्रम में कोई कमी ना आए, उसको परसिस्टेंस कहते हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो आप रैंक्स में जा सकते हैं, अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी मामले में अपने आप को हीन मत समझिए, कम मत समझिए। अपने आप को ये समझिए कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर इसे अतिशयोक्ति या ये ना माना जाए, यहाँ जितने भी मेरे साथी उपस्थित हैं, मैं अगर अपना उदाहरण आपको दूं, मैं इस विद्यालय में जब शिक्षक लगा था, शिक्षक के रूप में मैं बोलना नहीं जानता था, 10 आदमियों से बातें नहीं कर सकता था, सामान्य बीए बीएड था, लेकिन ललक थी अंदर कुछ सीखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। मैंने शिक्षक रहते हुए न जाने कई विषयों में, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कई विषयों में एमए किया। आज भी आपको आश्चर्य होगा, मैं पीएचडी खत्म करने जा रहा हूं 1 महीने के बाद, मैं हिंदी में पीएचडी कर रहा हूं। ये मैं अपनी प्रशंसा के लिए आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं, ये ताली आपने अपने लिए बजाई है कि आपको ये बात लगी, आपको ये बात अच्छी लगी, इसलिए आपने ये तालियां बजाई। ये कहने का मेरा तात्पर्य केवल ये था, मैं शिक्षकों से भी रूबरू होना चाहता हूं इस मुद्दे पर। आप अपने आप को सीमित मत करिए ना, मैं क्यों सोचकर चलूं कि मैं शिक्षक हूं, काम हो गया, मैं एमए बीएड हो गया, एमएससी, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। और एक बात और है, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। शिक्षा, अगर शिक्षित रिक्शा ड्राइवर है तो उसके पास ऐसे ऐसे सवारियां आती हैं जो उस ही रिक्शे वाले के पास जाना चाहती हैं, उसका नंबर दे देती हैं, क्योंकि 10 मिनट का अगर सफर उसको करना है, आधे घंटे का सफर उसके रिक्शे में करना है, तो उससे वो अपने स्तर पर बात कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा एक विद्यार्थी है, नाम उसका बाद में बताऊंगा, वो आज एमए बीएड और पीएचडी है हिंदी में, ठीक है, एमए बीएड पीएचडी, और करता क्या है, वो ऑटो रिक्शा चलाता, और उसको इस बात का कोई गम नहीं है। डॉक्टर दीपक दुबे, बड़े बड़े गर्व के साथ उस बच्चे का नाम लेता हूं, यहां नहीं है, इसके लिए ताली बजा सकते हैं आप। वो चार पुस्तकों का लेखक है, 4 पुस्तकें लिख चुका है डॉक्टर दीपक दुबे। मैं कभी उसको, अगर कार्यक्रम को ऐसा हम कर सके, ऐसे 2-3 विद्यार्थियों को यहाँ लेकर आऊंगा जो आज अपने जीवन में सफलतम बिंदुओं पर जा पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे आप प्रश्न पूछ सकेंगे, उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। देखो, पैसा हर चीज नहीं होती। किसी रिश्वतखोर नेता ने कहा था कभी भी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मां कसम पैसा बहुत कुछ होता है। मैं जानता हूं कि पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, और कम से कम पढ़ाई के मामले में पैसा नहीं होता। मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूं। पैसा पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं बनता। बहुत सारे हाथ आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं अगर आप में ताकत है, आप में दम है तो, है ना। एक मेरा दोहा है, अगर बीज में जान हो कहीं दीजिएगा। किसान जब बीज बोता है ना, तो बोने से पहले उसको चुनता है, फटकता है, कभी कभी पानी में धोता है। जो पोते होते हैं बीज वो अलग हो जाते हैं, जो भारी भारी बीज होते हैं उनको बोता है वो।
अगर बीज में जान हो कहीं दीजिए गाड़, और कोमल अंकुर बढ़ चले पक्की धरती फाड़। बीज में अगर जान होगी ना, बीज में अगर जान होगी तो वो पत्थरों में भी अपनी जगह बना लेगा। ऐसे आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर चित्र देखे होंगे कि सड़क को फाड़कर पौधा निकल के आया, पर्वतों को फाड़कर पौधा निकल के आया। तो ऐसा बीज बनिए और आप हैं वो, अपने आप को पहचानिए। अपने अगर कोई दोष है तो उस पर कंट्रोल करिए। आज के जमाने में एक दोष ऐसा है जो बाहर से हम पर थोपा जा रहा है, वो है मोबाइल। बच्ची रोग है, बहुत अच्छा भी है, सूचनाएं देता है, जानकारी देता है, गूगल बाबा सब कुछ बता देता है, लेकिन उससे वही पूछिए जो आपकी जरूरत हो। विद्वान लोग ये कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो वहीं तक जहां तक कुछ सीखने को मिलता हो। मनोरंजन के लिए तो घर में माता पिता भाई बहनों के साथ बैठकर गपशप करना ही बहुत होता है। तो आपके सामने एक चुनौती है। ये 10वीं का साल है, संयोग से सारे विद्यार्थी वो हैं जो इस समय 10th में हैं और सब समझदार हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने वहां तालियां बजाई जो बात आपके यहाँ और यहाँ आई। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सारे 10th के हैं और आप आज जब घर जाएं तो मेरी इन बातों में से या कहीं भी आपको कोई अच्छी चीज सीखने को मिले उसको डायरी में नोट करिए। मैं आज भी बहुत सी चीजें बहुत सारे छोटों से सीखता हूँ और अपनाता हूँ अगर मेरे अंदर कोई कमी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि बस विद्वता की पूर्ति हो गई, अब नहीं चाहिए। ये दिमाग जो है ना, इतने क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल अच्छी होती है, क्या जीबी, इतना जीबी का है मोबाइल, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितना मोबाइल भरता है ना, उससे 100 गुनी चीज यहाँ पर आ जाती है और जरूरत पड़ने पर वो दे देता है आपको। ये गूगल से भी बड़ा गूगल है ना। तो इस गूगल की रक्षा करिए, इसका इस्तेमाल करिए। एक बात और, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो तो बुद्धू है ना। बुद्धू नहीं है, उसके पास सूचनाओं की कमी है, जानकारी, उसको मौका नहीं मिला। आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो अपने आप को पहचानिए, अपनी बुराइयों पर जीत हासिल करिए, ध्येय बनाइए, उद्देश्य बनाइए। एक और बात अंत में कि उद्देश्य तो बोलते हैं अक्सर, पहले बोलते थे स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, बट आई से स्काई इज नॉट द लिमिट, देयर इज समथिंग बियॉन्ड द स्काई। स्काई के ऊपर भी कोई चीज है, जरूर तलाश करना चाहिए। और जिनमें ये जज्बा होता है वही टॉप करते हैं। टॉप करने का मतलब केवल मार्क्स ले आना नहीं होता। टॉप करने का मतलब होता है डॉक्टर दीपक दुबे बनना। टॉप करने का मतलब होता है एपीजे अब्दुल कलाम बनना, जो अखबार डाला करता था बच्चा, है ना। तो अपने आप को वैसा बनाइए और सारी बुराइयों से कोशिश करिए, प्रयत्न करते रहिए कि मेरे अंदर कोई अगर दोष है, निर्दोष कोई नहीं है, दोष है, उस पर मैं जीत हासिल कर सकूं। और जो मेरा उद्देश्य है, हमेशा उद्देश्य अपनी क्षमता से ज्यादा बनाइए। मैं आज एक मंत्र दे रहा हूं आपको, अगर आप आज की तारीख, एक बात और मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल, मेरा बहुत अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में भी। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि जितने अंक, जितनी परसेंटेज आप विद्यालय की परीक्षाओं में लाएंगे, निश्चित ही उससे 2, 4, 6, 10, 20% ज्यादा लाएंगे बोर्ड में। ये दावा है। कब लाएंगे? जब आप निरंतर परिश्रम करते रहेंगे, और परिश्रम भी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। दीवार को धक्का मारने से दीवार नहीं खिसकती, तो उसको तोड़ने से नई दीवार बना सकते हैं। तो बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। अपने आप को जितना अच्छा बना सकते हैं, मैं उस प्रोसेस से अभी गुजर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर अगर कोई दोष है तो वो ना रहे मेरे जीवन का अंत में। तो आपको तो मौका बहुत है, अभी आपकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल है, बहुत जीना है। बड़ी चुनौतियां हैं संसार में, लेकिन कोई चुनौती ऐसी नहीं है जिस पर विजय हासिल न की जा सके। तो अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए,
ऊंचा टारगेट रखिए, लेकिन केवल टारगेट आप घर जाकर लिख दें आज कि मुझे 90% लाना है और आप पढ़ाई न करें तो फायदा न होगा। ये ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य तय करिए और अपने आप को जितना सुधार सकते हैं सुधारिए। मुझे यहाँ मेरा अपना आनंद है ये, है ना, मैं अक्सर आता रहता हूँ। इस बार मैं अपने कामों में व्यस्त था, एक साल बाद आया हूँ कि 14 जुलाई 2023 को मैं नहीं आया था और उसके बाद आज आया हूँ, आता रहूँगा। विवेकानंद ज्योति संघ, विवेक ज्योति संघ को हम चलाते हैं, पूर्व विद्यार्थी और पूर्व शिक्षक मिलकर। आप तक कुछ और विद्यार्थियों तक बात आई होगी कि हम यहाँ 10th और 8वीं और बाकी क्लासेस 8वीं 9वीं के लिए कोचिंग क्लास चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो भगवान के प्रसाद की तरह जितना लेना होगा उतना ले लेते हैं, बाकी कहीं छोड़ देते हैं, उस पर कीमतियाँ लग जाती हैं, है ना। तो ये फ्री जरूर है, लेकिन किसी का पैसा इसमें लगा है। आप जैसे ही जो पूर्व विद्यार्थी हुए आज जो मुकाम पर है कहीं, वो हमको डोनेशन देते हैं और हम वो खर्च आप पर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उस कोचिंग क्लास का लाभ लें। एक तजुर्बा है पिछले साल का तजुर्बा है कि अधिकतम एक विद्यार्थी के संभवतया मेरे ख्याल से 24 या 25% मार्क्स बढ़े थे 9th की अपेक्षा। 9th में अगर वो 70% मार्क्स लाया था तो 10th में उसके 92 या कितने आए थे, उदाहरण है, यानी लगभग 23-24% मार्क्स बढ़े थे। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था उस क्लास का जिसके मार्क्स ना बढ़े हो। तो आप जो भी अपने आप को किसी विषय में कमजोर समझते हैं तो आप उस क्लास में जरूर भाग लें और उसमें शामिल। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और यहाँ बोलने का अवसर देने के लिए मैं विद्यालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।